बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। लगता यूं है कि खान साहब ने ताकतवर हल्कों को कायल कर लिया है कि अगर वो इक़्तिदार में ना रहे तो फिर उन्हें मरियम नवाज से डील करना पड़ेगा, जो ताकतवर हल्कों को जरा सी भी राय देने को तैयार नहीं है। ना ही नवाज शरीफ खुद पर लगे हुए दाग साफ किए बगैर किसी से कोई बात या मुज़ाकरात के लिए आमादा है। एस्टैब्लिशमेंट ने आसिफ अली जरदारी के जरिए वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर करने की जो कोशिश की थी वो कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। खान साहब ताकतवर हल्कों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास खान साहब के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अगर खान साहब न रहे तो फिर गब्बर आ जाएगा। तो खान साहब को लाने वाले खान साहब से भी परेशान है और हुकूमत की नाकामियों से बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन वो इस बात पे भी परेशान है कि अगर वो खान साहब को हटाते हैं या खुद को पीछे कर लेते हैं तो चॉइस क्या है। मरियम नवाज के जारखाना अंदाज ने बहुत सी ताकतों को खौफजदा कर रखा है और मियां नवाज शरीफ का गुस्सा भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इस बार शहबाज शरीफ भी कोई किरदार अदा करने को तैयार नजर नहीं आते। शहबाज शरीफ जो किरदार अदा करते रहे हैं, अब उनकी जगह जरदारी साहब ने संभाल ली थी, मगर जरदारी साहब भी हालिया सेनेट इलेक्शन में मात खा चुके हैं। तो ताकतवर हल्कों के लिए जो परेशानी की बात है वो ये है कि अभी तक पीडीएम इंटैक्ट है। सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला गया उसके पीछे एक ये सोच भी कार फरमा थी कि इससे पीडीएम टूट जाएगी और फीती फीती हो जाएगी, सियासी जमातों में इख्तिलाफ होगा और कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन पीडीएम ने बड़ी समझदारी से इख्तिलाफात के बावजूद अब तक खुद को संभाल के रखा हुआ है और अब पीडीएम जो करने जा रही है वो और ज्यादा खौफनाक है, जिसे रोकने के लिए हुकूमत और ताकतवर हल्के कई पैंतरे इस्तेमाल कर चुके हैं। तो पीडीएम के इजलास में मुख्तलिफ तजावीज ज़ेर गौर आई हैं। इस्तीफों के हवाले से एक मजबूरी तौर पर मुतवक्का राय मौजूद है कि लॉन्ग मार्च से कबल इस्तीफे दिए जाएं। छोटी बड़ी जमातें इस्तीफे देने की हिमायत कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी ने अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया है और इस बार आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ दी है कि अगर तहरीक को कामयाब करना है तो फिर जेल भरो तहरीक चलाई जाए। पीपल पार्टी ये भी कहती है कि पहले लॉन्ग मार्च कर लिया जाए, जरूरत पड़ने पर धरना दिया जाए और फिर इस्तीफे दिए जाए। मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून का इसरार यह है कि पहले इस्तीफे दिए जाए उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाए ताकि हुकूमत पर प्रेशर बढ़े। लेकिन आसिफ अली जरदारी लचक दिखाने के हक में है। उनका मौक़िफ़ यह है कि इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम की क़यादत को जेल भरो तहरीक चलाने की तजवीज़ दी है और पीडीएम के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने नवाज शरीफ को मुखातब करते हुए कहा है कि मियां साहब अगर जंग लड़नी है तो फिर पाकिस्तान आए और जेल भरो तहरीक की क़यादत करें। आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ यह कि जब तक अपोजिशन के रहनुमा या कारकुनान जेल भरो तहरीक नहीं चलाएंगे उस वक्त तक हुकूमत को गिराना मुमकिन नहीं। आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ यह भी है कि नवाज शरीफ चूंकि पंजाब के सबसे बड़े लीडर हैं, उनका ताल्लुक पंजाब से है और वो अगर तहरीक चलाते हैं और जेल भरो तहरीक चलाते हैं तो उसका इंपैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। पीपल पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि फिलहाल असेंबलियों में रहकर अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अभी बहुत से ऑप्शन बाकी हैं, खान साहब के अलावा मुख्तलिफ केसेस हैं। इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन अभी ओपन है। यूसुफ गिलानी की सेनेट में नशिस्त के इंतखाबात के मौके पर जो उन्हें वोट पड़े उससे पीपल पार्टी को उम्मीद यह है कि अगर कभी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए तो कामयाबी मिल सकती है। जबकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ यह कि लॉन्ग मार्च का हतमी और आखिरी राउंड होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान एग्रेसिव पॉलिसी के हक में है, जारहाना पॉलिसी के हक में है। उनका मौक़िफ़ यह है कि पीपल पार्टी के कहने पर पीपल पार्टी की हिकमत अमली पर अमल करते हुए ज़मीनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले लिया गया, लेकिन अब डू एंड डाई करना पड़ेगा क्योंकि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में जो कुछ हुआ उससे यह जाहिर हो चुका है कि बात आसानी से बनेगी नहीं। लेकिन आसिफ अली जरदारी अब भी कहते हैं कि असम्बलियां खाली ना छोड़ी जाए, इससे खान साहब मजबूत होंगे। तो पीडीएम ने हुकूमत को मुस्तफी होने के लिए एक बार फिर नई डेडलाइन देने का फैसला किया है और इस्तीफों की तारीख भी इसके साथ दी जाएगी। फिल वक्त तो इस्तीफों का हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत भी अपोजिशन के मुमकिन लॉन्ग मार्च
एहतजाज और धरने से निपटने के लिए अब स्ट्रेटेजी बना रही है। खान साहब ने शेख रशीद को यह टास्क दिया है और इस बात का कभी इम्कान है कि हुकूमत एक बार फिर अपोजिशन लीडरान को गिरफ्तार कर ले ताकि अपोजिशन लॉन्ग मार्च ही ना कर सके। जरदारी कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी इस पूरे प्रोसेस में बिलावल भुट्टो को इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहे थे, लेकिन खान साहब ने मुख्तसर हल्कों को इस बात पर कायल किया है कि अगर नए इलेक्शन होते हैं, कोई तब्दीली आती है, तो फिर पीपल पार्टी नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून ही आगे आएगी और नवाज शरीफ के पास मरियम नवाज ही चॉइस है, वो मरियम नवाज को आगे लेकर आएंगे। तो लुबे लुबाब ये कि पीपल पार्टी अभी तक इन हाउस तब्दीली के हक में है, जबकि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि आखिरी हल्ला बोल दिया जाए और वो हल्ला रावलपिंडी की तरह बोला जाए। तो ये मुख्तलिफ तजवीज़ें पीडीएम के इजलास में पेश की गई, इस पर जो भी हतमी फैसला होगा वो जल्द सामने आ जाएगा। जबकि कहने वाले ये कहते हैं कि खान साहब को डर ये है, इलेक्शन कमीशन ने अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पर कर दिया तो फिर हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी और कई अहम शख्सियात, हुकूमती शख्सियात जेल जा सकती है। तो वो कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन कमीशन का होता तो गिलानी के 7 वोट मुस्तरद ना होते। तो खान साहब को वही इदारे अच्छे लगते हैं जो उनके मुखालफिन का तियापाचा करते हैं। नैब, FIA और एंटी करप्शन ने हुकूमत के मुखालफिन की नाक में दम कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी सी गैर जानबदारी दिखाई है तो अब वह हुकूमत की नजर में जानबदार हो गया है। अपोजिशन जमातों ने नैब के दर्जनों मुकदमात का सामना किया और अब तक कर रहे हैं, मगर उफ तक नहीं की। तो खान साहब का एक ही केस इलेक्शन कमीशन के सामने है और इस बात पर चीखें निकल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन को घर भेजा जाए। अब इलेक्शन कमीशन अगर मुस्तफी हो जाता है तो फिर खान साहब के खिलाफ जो सबसे बड़ा और अहम केस है फॉरेन फंडिंग का, वो कटाई में पड़ जाएगा। तो खान साहब उस इदारे से मुस्तफी होने का मुतालबा कर रहे हैं जिनके सामने वो मुल्जिम है, और मुल्जिम ये चाहता है कि जिसने उसका फैसला करना है वो फोरम ही ना रहे। तो ये कौन सी अखलाकियात है? तो फॉरेन फंडिंग केस एक इंपॉर्टेंट केस है जिस पर पीपल पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों की नजर है कि अगर इस केस का फैसला आता है तो फिर ना लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ेगी, ना असम्बलियों से इस्तीफे देने की जरूरत पड़ेगी। तो फॉरेन फंडिंग केस के मुद्दई अकबर एस बाबर के मुताबिक खान साहब और उनके वज़रा ने जो इलेक्शन कमीशन पर अटैक किया, जो बयान दिया, वो एक बड़ा संगीन मामला है। स्क्रूटनी कमेटी ने खुद अपने ऑर्डर में लिख के दिया है कि हम पे PTI का दबाव है, इसलिए हम ये दस्तावेजात नहीं दे रहे। अगर आप उसके दबाव में काम करें तो आप शफाफ तहकीकात कैसे कर सकते हैं? इमरान खान और PTI इन तमाम दस्तावेजात को खुफिया क्यों रखना चाहते हैं? 23 बैंक अकाउंट हैं, इसमें करोड़ों अरबों रुपए गैर कानूनी सोर्सेज से आए। तो जब वो अकाउंट मंजर आम पे आएंगे तब मालूम हो जाएगा इतने बड़े पैमाने पे एक गैर कानूनी काम हुआ है। 22 तारीख को नोटिस आज जारी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और स्क्रूटनी कमेटी को अपना मौकफ पेश करे। हमने 6 बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स की निशानदेही की है, एक भी बैनुल-अक़वामी अकाउंट अभी तक सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये जो कल बयान दिया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो लगता है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मुस्तफी होने का मुतालबा करके इलेक्शन कमीशन को दबाव का शिकार कर दिया है, या फिर इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए अब वो फैसले करेगा जिन फैसलों से हुकूमत डर रही है। कल हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मुस्तफी होने का मुतालबा किया, उसकी गैर जानबदारी पर सवाल उठाए, तो आज इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए एक बड़ी अहम दरखास्त समाअत के लिए खारिज कर दी, यानी नाकाबिले समाअत करार दे दी। पीपल पार्टी ने सेनेट इंतखाबात से कबल खवातीन अरकान असम्बली को फंड देने के वज़ीर आज़म के ऐलान को सियासी रिश्वत करार दिया था। खान साहब ने खवातीन को सेनेट इलेक्शन से पहले फंड दिए, इसे आर्टिकल 181 की खिलाफ वर्जी और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कहा जाता है, और ये इलेक्शन कमीशन की तौहीन के जुमरे में आता है जिसकी सजा 3 साल और 1 लाख तक जुर्माना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर इरशाद कैसर पर मुश्तमिल बेंच ने यह दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दी है, जबकि अरकान असम्बली ने खुद इस बात का इतराफ किया था। वो खवातीन जिनको फंड मिले थे उन्होंने कहा खान साहब ने हमें 15-15 करोड़ फंड दिए है तो बाकियों को 50-50 करोड़। तो इस पर ये सारी वीडियो मीडिया पर नशर हुई थी, जारी हुई थी। ये सब कुछ सेनेट इलेक्शन अनाउंस होने के बाद किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म के खिलाफ ये दरखास्त वापस हो गई। अब दूसरा बड़ा मामला डस्का में बाई इलेक्शन का है,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन साथ ही साथ यह कह दिया है कि हल्के में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज को तैनात ना करना, यह इलेक्शन कमीशन की नाकामी है, जिसका मतलब यह लिया जा रहा है कि हो सकता है ज़िमनी इलेक्शन अब फौज की निगरानी में हो। तो अभी तक इस पर फैसला नहीं आया, मगर इलेक्शन कमीशन को यह रास्ता दिखा दिया गया है कि अब उन्होंने क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने डेस्का में इलेक्शन दोबारा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालअदम करार देने की दरखास्त रिजेक्ट की। तो एक बात तो साफ जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है, या इलेक्शन कमीशन किसी किस्म का दबाव ले रहा है कि वो भी उसी तरह अच्छे बच्चों की तरह काम करे जिस तरह नैब, FIA और एंटी करप्शन कर रहे हैं और हुकूमत के मुखालिफिन की ऐसी तैसी फेर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन कौन सी खुद मुख्तारी लिए फिर रहा है? अगर इलेक्शन कमीशन इसी तरह आजादाना खुद मुख्ताराना तरीके से काम करता रहा तो फिर हुकूमत के लिए खतरा बन जाएगा। अब पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने यह दबाव लिया है या नहीं लिया, लेकिन एक और अहम बात यह कि फॉरेन फंड ने केस की समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी है, जिसका मतलब यह है कि मामला जो भी हैं उन्हें ठंडा रखने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। यहां मिलेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है उस पर वजाहत दे रहे शफकत महमूद, हुक्मरान जमात के हम वजीर हैं, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। वॉच शफकत महमूद। सिटिंग गवर्नमेंट इस तरीके से तनकीद करके मुतालबा कर रही है, और इलेक्शन कमीशन आपने आज कहा कि नया इलेक्शन कमीशन आना चाहिए। नया ही है, पिछले साल वजीर आजम ही ये लेकर आए हैं। ये पुराना डस्का का फैसला देने के बाद हुआ है आपके खिलाफ जो फैसला आया। नहीं, इसमें 2 मेंबर ऐसे भी जो पुराने भी है। और देखिए, हम तो सारे हम एक सियासी जमात हैं, हम कौम के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। सारी कौम कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है इस इलेक्शन को शफाफ तरीके से कराने। मैं आपसे पूछता हूं, आप दिल पे हाथ रखे कहिए शफाफ इलेक्शन हुआ है? सबको पता है कि शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ। तो इसके लिए मतलब अगर आप एतमाद उठ गया है। अगर आप मुझसे कह रहे हैं मैं दिल पर हाथ रख के कहूं तो दिल पर हाथ रख के यही कह सकते हैं कि डस्का का इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ। मगर इलेक्शन कमीशन क्या खुद नाकाम हुआ या आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें नाकाम किया और उस पर इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए या IG, चीफ सेक्रेटरी और पंजाब की इंतजामिया को देना चाहिए? आईनी तौर पर वो पाबंद नहीं है शफाफ इलेक्शन के। शायद वो मामला सब जुडिस है, मैं उस पर बहुत कुछ कह सकता हूं मैं उस पर, और जिस किस्म के एक्शन लिए उस पर भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं सेनेट इलेक्शन की। सेनेट इलेक्शन के बारे में मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको तसल्ली है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से हुआ है कि कोई उसमें वो जो वीडियो जो है जो अली गिलानी की, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? और तो नासिर शाह बोल रहा है तो उसका नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने, 22 मार्च को उसकी समाअत है। आपकी पार्टी ने पिछले हफ्ते कहा कि ये हमारी फतह हुई है, इलेक्शन कमीशन ने इसको काबिल समाअत करार दिया है। आज आपने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और इलेक्शन कमीशन क्या करे? उसमें हमने उनको एक बड़ा तरीका बताया था। जब मैं गया, फवाद चौधरी मेरे साथ थे, बाबर रवान, बाकी लोग साथ थे। हमने जाके उनको तरीका बताया। हमने कहा कि आप बैलेट पेपर 1500 बैलेट पेपर हैं टोटल, उनको आप इस तरीके से प्रिंट करें कि अगर कोई शिकायत आए तो उसकी आप तहकीक कर सकें, लेकिन नहीं बात मानी। हुक्मरान जमात ने इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके ये साबित कर दिया कि इदारे भी उसी वक्त अच्छे लगते हैं जब वो आपकी मर्जी के फैसले देते हैं। इससे ज्यादा नामकूल बात और क्या हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन को इस बात पर मजबूर किया जाए कि रायशुमारी तो आइन के मुताबिक खुफिया रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पता चल जाए कि किसने किसको वोट डाला। तो फिर सवाल यह कि खुफिया क्या रह गया? अब पता नहीं कुछ लोगों की अकल घास चढ़ चली गई है या वो समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं। तो फर्ज कर ले अगर इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर पर कोई मार्किंग कर लेता, कोई निशान लगा लेता और उसे पता चल जाता कि वो किस जमात का है और उसने किसी दूसरी जमात का वोट डाला है, तो सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कैसे करता? और अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करता,
क्या वो कार्रवाई खुफिया रहती? ये तो मुमकिन नहीं था किसी के खिलाफ कार्रवाई हो तो किसी को पता ना चलता। इलेक्शन कमीशन को पता होता तो फिर बाकियों के लिए पता चलाना कौन सा मुश्किल था? तो अगर ये जानना इतना ही जरूरी है कि किसने किसको वोट डाला, तो फिर उसके लिए वाहद रास्ता ये कि पार्लियामेंट में कानून साजी करके खुफिया राय शुमारी को खत्म करा दें। इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई कसूर नहीं। इलेक्शन कमीशन का कसूर सेनेट का इलेक्शन नहीं है, बल्कि फॉरेन फंडिंग केस है जिसने हुकूमत के सर पर खतरे की तलवार लटका रखी है। आगे बढ़ते हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमत के बड़े अहम मिनिस्टर हैं अली मोहम्मद खान गुफ्तगू कर रहे हैं सियासी मामलात के ऊपर और इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर। देखते हैं क्या फरमाते हैं। और देखें, डरने की सियासत हमने भी की है। यकीन करें मुश्किल काम है। 125-126 दिन में हमें हर रोज ये धड़का लगा रहता था कि लोग आएंगे कि नहीं, और 125 दिन तक लोग आते रहे। तो ये तो जब ये लोग आएंगे, इनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इस्तीफों का जहां तक ताल्लुक है, मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि बचकाना सियासत छोड़ें, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मानना नहीं है। आपने देने भी हैं इस्तीफे, दे दें, हम इलेक्शन करा देंगे, कोई ईमानदार लोग आ जाएंगे इलेक्ट होकर यहाँ पे। मैं ऑन सीरियस नोट ये कहना चाहता हूं कि अगर वाकई राना साहब की जमात और बिलावल साहब की जो है जमातें नून और पीपी वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई निजाम बेहतर हो, तो आए। आपने अपनी कोशिश कर ली है, आप हुकूमत को हिला नहीं सके, अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है, अवाम आपके पास निकले नहीं है, आपस में आप एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर रहे। चेयरमैन के इलेक्शन में नून लीग ने गिलानी साहब को वोट नहीं किया और मौलाना साहब को पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं किया। वो साथ जिन्होंने रिजेक्ट किया, अगले में जाके उन्होंने हमें वोट डायरेक्टली डाल दिया। तो आपस में भी इनको कोई लव लॉस्ट नहीं है। आए, इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, दराजाती रिफॉर्म्स करें, क्योंकि साल बाद इलेक्शन का माहौल होगा, ताकि अगला 23 का इलेक्शन वो इससे बेहतर माहौल में हो, जिसमें राना साहब की जमात को भी गिला ना हो, हमारी जमात को भी ना हो और पीपल्स पार्टी को भी ना हो। अगर आप ये सियासत करेंगे 90 की सियासत कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को गिरा दें, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, एहतजाजी सियासत, डरना, जुलूस निकालना, अवाम को निकालना, इमरान खान से बेहतर हमसे इंशाल्लाह कोई नहीं कर सकता। अगर आप हमें हुकूमत नहीं करने देंगे, जो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम पूरा करेंगे, तो यकीन जाने इंशाल्लाह लास्ट मिनट है राना साहब से इसका जवाब ले लें। अवाम को मिलेगा कुछ नहीं, अब इनका वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। इससे अब ये छोड़ें इधर उधर की बातें, अगर बात करनी है तो ठीक है, आए बैठे। राना साहब, ये तो अल्लाह फैसला करेगा, वक्त किसका खत्म हो चुका है, किसकी टिकट कट चुकी है और किसकी बाकी मिड टर्म इलेक्शन। बिल्कुल ये यही फैसला हाल अल्लाह है, को इसके करने अलावा दें। ये मुल्क नहीं। देखिए, जिस इमारत की बुनियादी टेढ़ी हो तो वो इमारत सीधी कैसे रह सकती है? 2018 का इलेक्शन एक मुतनाज़ा इलेक्शन है। हाँ साहब को उनके चाहने वालों ने कामयाब करा लिया और इसके लिए जिस तरह का भी तरीक़ाकार इख्तियार किया वो ढका छुपा नहीं, वो सबको अच्छी तरह मालूम है। हाँ साहब बहुत सी कुव्वतों की ख्वाहिश पर इक़्तिदार में आए, उन्हें अवाम ने भी मैंडेट दिया। अब वो मैंडेट कम था या ज्यादा था, इस पर बहस होती है, मगर उन्हें जिस काम के लिए लाया गया, क्या वो काम करने में कामयाब हुए? वो नाकाम रहे हैं। अगर तो हुकूमत डिलीवर करने में कामयाब हो जाती तो लोग भूल जाते कि कौन किस तरीके से इक़्तिदार में आया। जिस तरह माजी की हुकूमतों के बारे में लोग भूल गए हैं, कौन सी हुकूमत कैसे इक़्तिदार में आई। 2008 का इलेक्शन भी बंदोबस्त के तहत होने वाला इलेक्शन था। 2013 के इलेक्शन के बारे में भी कहा गया कि धांधली की गई, लेकिन नून लीग की हुकूमत डिलीवर करने में कामयाब हुई। लोग भूल गए, लेकिन बदकिस्मती से खास अब तो पर पूरा नहीं उतरे। 2.5 साल बाद 3 साल बाद भी लोग कह रहे जी गवर्नेंस बिल्कुल नाकाम है और हुकूमत नाकाम है। तो इस बात में अब कोई दो राय नहीं कि सियासी बहरान का हल मिड टर्म इलेक्शन है। मिड टर्म इलेक्शन कोई बुरी चीज नहीं है। दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात होते हैं। हुकूमत अपना अगर एतमाद खो दे तो वो दोबारा अवाम के पास जाती है। अगर हुकूमत ये समझती है कि वो डिलीवर कर रही है और तमाम स्टेक होल्डर अवाम उनसे मुतमईन है, राजी है, खुश है, तो फिर मिड टर्म इलेक्शन करवाकर वो मौजूदा सियासी बहरान का हल निकाल सकती है और अगले 2 साल आराम से अपना काम करके और ज्यादा लोगों को खुश कर सकती है और ज्यादा डिलीवर कर सकती है। और अगर हुकूमत को इस बात का डर नहीं कि अवाम उन्हें दोबारा मुंतखब नहीं करेंगे, तो इलेक्शन बहुत से मसाइल का एक संजीदा हल है, इसमें सबका फायदा है। वरना अगले 2-2.5 साल ये सियासी जमातें लड़ झगड़ कर वक्त गुजार लेंगी और कुछ हाथ नहीं आएगा। हाँ साहब ने नवाज शरीफ को काम करने नहीं दिया, अब वो ये कह रहे कि उन्हें अपोजिशन काम करने नहीं दे रही, तो ये सिलसिला फिर इसी तरह चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इसका हल ये है कि अवाम के पास जाएं,
फ्रेश मैंडेट लें और आराम से हुकूमत चलाएं। और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर गुफ्तगू कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से होने वाले इख्तलाफात और उस पर जो कानूनी पेचीदगी सामने आई है उस पर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। कामरान शाहिद को वॉच दिस। उसका जो सेनेट का जो चेयरमैन है अपरा, उसका वो जस्टली, फेयरली और कानून के मुताबिक और ड्यू प्रोसेस के तहत उसकी इलेक्शन होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई तो हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। ये दोनों फोरम्स अवेलेबल है। सादिक संजरानी साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए और इमरान खान साहब को भी उनको यही कहना चाहिए। इससे एक बड़ी जबरदस्त मिसाल कायम होगी पाकिस्तान में जमहूरियत के इक़दार के लिए, और ये श्योरर फाउंडेशन पे फिर हमारी सर मिसाल तो ना नवाज शरीफ साहब बना सके, ना जरदारी साहब और इमरान खान साहब तो बिल्कुल ही शायद बना नहीं पा सकेंगे कोई मिसाल, जिस मिसाल की आप बात कर रहे हैं। तो ये बताएं राइट फोरम क्या है इसको चैलेंज करने का, हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? इन हालात में तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को स्लो मोटो नोटिस ले लेना चाहिए इस चीज में, और जब ये फैसला जो भी कोर्ट करेगी, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी इसी चीज में गुजरी है, तो कोई भी जज ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब का फैसला है उसको अपहोल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उन्होंने ये वजह नहीं बताई कि किस तरह से वो जो नाम के ऊपर अगर वो उन्होंने ठप्पा लगा दिया है तो कौन सा रूल है, कौन सी शिक है जिसके तहत ये चीज गलत है, या कौन सी शिक है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि ये सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। इससे जब तक वो इसकी वजह नहीं बताते, कोर्टों के लिए भी नामुमकिन होगा इसको अपहोल्ड करना, और फिर हुकूमत के लिए डेफिनेटली एम्बैरेसिंग होगा। और इरफान साहब ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द क्लोज ऑफ पोल है, द इलेक्शन एक्ट 2017-90, वो पढ़ के सुना दूं सबको कि अ बैलेट पेपर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मार्क्ड इन फेवर ऑफ अ कैंडिडेट इफ द होल or more than half of the area of the prescribed mark appears clearly within the space containing the name and symbol of that candidate, and where the prescribed mark is divided equally between the two spaces, वो invalid हो जाएगा। तो जहां पर clearly लिखा हो, clearly mark हुआ हो उस कैंडिडेट के खाने के किसी भी हिस्से के अंदर तो देखिए पूरे पाकिस्तान को इस बात का इल्म है कि हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीता नहीं बल्कि छीना है, और ताकत से छीना है। तो ताकतवरों को काम यही है कि वक्त आने पर ताकत दिखाए, वरना उन्हें ताकतवर कौन मानेगा। तो किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो इस पर आज खुद नोटिस ले। वैसे भी आज खुद नोटिस का दौर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की हुकूमत में जोरों पर होता है। इन्हीं के दौर में जुडिशियल एक्टिविज्म सामने आया, जिसकी बड़ी बड़ी और वाज़ेह मिसालें आज भी दी जाती हैं। तो हमारे यहाँ इंसाफ के इदारे भी उस वक्त जागते हैं जब उन्हें जागने के लिए कहा जाए, वरना यूं ही काम चलता रहता है। और यह तो रखना कि इस मामले में खास साहब किसी किस्म की हाई मॉरल ग्राउंड लेंगे और अपने संजरानी को स्टेप डाउन करा लेंगे, ये नामुमकिन सी बात है। इतनी बदनामी इस बात के लिए तो सही नहीं जा रही कि अपनी जीत को प्लेट में रखकर सरेंडर कर दिया जाए। तो मेरा गुमान ये भी है, अब पता नहीं पीपल पार्टी कोर्ट में जाती है नहीं जाती, या जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और कोर्ट क्या फैसला करेगी, मगर मेरी एक अपनी गट फीलिंग है। वो गट फीलिंग ये कि ये फैसला वापस नहीं होगा, बावजूद इसके कि इसमें बेईमानी साफ नजर आ रही है, मगर जिनका ये फैसला है वो आसानी से फैसले वापस नहीं लिया करते अनटिल अनलेस के उनका मूड तब्दील ना हो जाए। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करते हैं रिपोर्टर्स क्या कहते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। देखते हैं, वॉच दिस। साहिबा ने प्रेस टॉक की और उसमें जो क्या कहना चाहिए फ्रस्ट्रेशन कह लें वो झलक रही थी, क्योंकि इस्तीफों के मामले में जो एक एजेंडा, जो रोड मैप सेट किया था PMLN बल्कि नवाज शरीफ एंड कंपनी ने, वो एजेंडा पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसको खींचतान के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज ने क्या किरदार अदा किया, वो 7 लोग और +1 8 लोग कौन थे, और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो वो 8 लोग किधर गए।
उन्होंने अपना शिफ्ट वोट किधर किया। और अब जो कुछ कहा जा रहा है, बहुत बड़े बड़े दानिश्वर कभी किसी तरफ बात को ले जाते हैं, कभी किसी तरफ। असल जो खुरा जिस तरफ जाता है जाति उम्रा की तरफ, उस तरफ कोई जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये तय था कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी साहब को और हैदरी साहब को हरवाना है, ताकि लॉन्ग मार्च में शिद्दत आए और धरना शिद्दत के साथ हो। और फिर ये कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पसे पर्दा बकौल मरियम सफदर साहिबा के पसे पर्दा जो मामला तय किए जा रहे हैं, शहबाज और हमजा शहबाज बाहर आ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी कुछ मशकूक सरगर्मियां हैं, तो ये सारी चीज़ों का बदला लिया गया 12 तारीख को सेनेट हॉल में। देखिए, हुकूमत का हामी मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि गिलानी की शिकस्त में मुस्लिम लीग नून का हाथ है। मुस्लिम लीग नून वाले नहीं चाहते थे कि पीपल पार्टी को चेयरमैन सेनेट की सीट मिल जाए, उनके हाथ में कुछ ना आए। तो ये थ्योरी आ रही है हुकूमती हलकों की जानिब से। लेकिन इसमें जो लॉजिक है, वो लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि पीडीएम का एक भी वोट संजरानी साहब को क्यों नहीं पड़ा। पीडीएम के जितने वोट थे वो सारे के सारे गिलानी साहब को मिले हैं, और हुकूमत के जितने वोट थे वो उनको मिले हैं। फर्क कहां पे आया है? वो 7 वोट जो मुस्तरद कर दिए गए। तो वक्त ये साबित करेगा कि वोट भी दुरुस्त थे। बल्कि इसमें जो सबसे अहम बात ये है, वो पीडीएम की जमातों ने साबित किया है कि फोन कॉल्स और पता नहीं क्या क्या जो उन पर प्रेशर पड़े, उसके बावजूद उन्होंने संजरानी को वोट नहीं दिया। तो ये लॉजिक दुरुस्त है, ना ही मालूमात की बुनियाद पर कोई ये बात कर रहा है कि जी नून लीग वालों ने गिलानी को वोट नहीं दिए। तो अपोजिशन जमातों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को औकामे की बुनियाद पर हुकूमत से फारग किया जा सकता है और दूसरे वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का मुल्ज़िम करार देकर वज़ारत उज़्मा से हटाया जा सकता है, तो फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पेरेड में डालकर नापसंदीदा कुव्वतों को कैसे दिया जा सकता है। तो ये रियलिटी है। तो नोबडी कैन डिनाई रियलिटी। थ्योरिया मफरूज़े बहुत है जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं और लोगों को खुश करने के लिए मुख्तलिफ थ्योरियां बाजार में फेंकी जाती है, मगर हकीकत यह कि किस्मत ना मारे तो अलग बात है, वरना गुलेला नल बाज कभी नहीं मरदे। और अब बात करते हैं नैब की, जिसे मरीम नवाज की जमानत कैंसिल करने की अदालत से रुजू कर रखा है। और मरीम नवाज के हवाले से नैब ने आज एक बयान भी जारी किया है, और बड़ा लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। केस अदालत में है, लेकिन नैब अपनी प्रेस रिलीज जारी कर रही है। नैब ये कहती है कि मरीम नवाज के खिलाफ नैब में चौधरी शुगर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के मुकदमात ज़ेर तहकीकात हैं। तो नैब की जानिब से उन्हें तलब करने पर मुल्क की फजा को इश्तिआल अंगेजी की तरफ रागब करने की कोशिश की गई। इसके अलावा कौमी इदारों जैसे नैब, मोअज़्ज़ज़ अदलिया, लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिका इदारों के खिलाफ बगावत से लबरेज बयानबाजी की जाती रही। इस बयान में यह भी कहा गया कि मरीम नवाज ने मुबैना तौर पर इस तर्ज अमल की मदद से अपने खिलाफ जारी तहकीकात से बाकायदा रूह गर्दानी करने की कोशिश करती रही। वो इस तरह दीगर कौमी इदारों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ला खड़ा करने की फजा कायम करने की की जाती रही है। तो ये वो खौफ है जिस खौफ के तहत नैब प्रेस रिलीज जारी कर रहा है। नैब ने इस प्रेस रिलीज में और भी लिखा है, वो ये कहती है कि अवाम में इश्तिआल अंगेज बयान देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया। इसकी वाज़ेह मिसाल गुज़श्ता साल अगस्त में उनकी नैब लाहौर में पेशी के वक्त बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत दानिस्ता तौर पर पैदा की गई सूरत हाल थी, जब कौमी दायरा के तकद्दुस को पामाल करते हुए पथराव कराया गया और सिक्योरिटी इदारों को चैलेंज किया गया, जिसकी FIR थाना चौंग में दर्ज है। तो नैब ने यह भी कहा कि मुल्क की मजबूरी सूरत हाल यानी सियासी सूरत हाल, मरीम नवाज की सियासी मसरूफियात और कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कुछ वक्त के लिए तलब न करने का फैसला किया गया था, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए मुस्तकिल तौर पर एहतसाब के अमल को चैलेंज किया जाता रहा। इस दौरान मुअज़्ज़ज़ अदालतों और उनके सादर फैसलों का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई और एहतसाब अदालतों के बाहर जारी किए बयानात मुबैना तौर पर शिद्दत पसंदी के मनसूबे के अकास हैं और मरीम नवाज के बयानात अवाम में झूठे तासुर की तरवीज करने की सही के मुतरादिफ है, जिसके मुताबिक नैब की तलबी और पूछगिछ को सियासी रंग में रंगा गया और बाकायदा मनसूबे के तहत नैब और अदलिया जैसे रियासती इदारों पर तनकीद से असल मामला नैब की तहकीकात से
रूगर्दानी करना है, यानी तहकीकात ना हो सके। तो नैब ये भी कहती है कि मरियम नवाज की जानिब से नैब की मोअज़्ज़ज़ अदालत में दायर दरखास्त पर इंतहाई गलत अंदाज में न सिर्फ तबसरा किया गया बल्कि असल हक़ाइक़ को मसख करने की कोशिश की गई। तो एक लंबी चौड़ी चार्जशीट नैब ने मरियम नवाज के हवाले से जारी की है, और ये मेरे उस मौक़िफ़ की जो कि मैंने इंट्रो में कहा कि मरियम नवाज से लोग खौफज़दा क्यों हैं और उन्हें अग्रेसिव क्यों समझते हैं। और जब से ये कहा गया जी कि खान गया तो गब्बर आ जाएगा, तो गब्बर सिंह को कैसे काबू करना है, उसको काबू करने के लिए फिर नैब है ना। तो नैब ने कोर्ट में तो केस किया ही है और अपनी एक प्रेस रिलीज भी जारी की है जिसको कहते हैं कि मीडिया ट्रायल करना या आवाम के अंदर एक परसेप्शन बिल्ड करना। तो ये नैब ने वो सारी तकलीफें जो नैब को हैं, किसी और को हैं, मगर नैब के जरिए एड्रेस हो रही हैं, कौमी इदारों को क्रिटिसिज्म करना। तो नैब को चाहिए ना उनको भी पकड़े जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया है, उसे जानबदार कहा है और उससे इस्तीफा देने के मुतालबे कर रहे हैं, लेकिन नैब वहां बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा, बल्कि इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि तुम भी नैब बन जाओ और जो हम कहें वही करो। तो ये नैब ने जारी की है, तो हमने इसलिए आपको बता दिया कि सनद रहे कि नैब का मौक़िफ़ क्या है। और ये मौक़िफ़ अदालत में जब पूछा गया था तो बड़ा छोटा मोटा मौक़िफ़ अब उन्हें याद है कि नहीं ये तो हमें एक चार्जशीट लंबी करनी चाहिए। तो ये आज जो चार्जशीट है वो कर दी गई है। मेरा ख्याल है अगली जो पेशी होगी 7 अप्रैल की शायद या 14 की, तो उसमें भी ये लेके पहुंचेंगे और यही मौक़िफ़, यही प्रेस रिलीज पेश कर दी जाएगी कि जनाब ये है वो तमाम वसाइल या वो सबूत जो कि उनके खिलाफ है, तो उनकी ज़मानत मनसूख की जाएगी। असल मसला जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि खौफ क्या है। आपको खबर बताए काबीना ने 6 अफराद को 62 अफराद को ममनुआ गैर ममनुआ असलहे के लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है और इस फहरिस्त में जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शामिल हैं जिन्होंने ममनुआ और गैर ममनुआ असलहा के लाइसेंस मांगे थे। तो काबीना के जरिए बाकायदा लाइसेंस की मंजूरी दी गई। 5 अफराद का तल्लुक तो सरकारी इदारों से है जो कि रिटायर्ड है, और सबसे ज्यादा खैरत हमें हुई है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से कि उन्हें असलहा के लाइसेंस की क्या जरूरत पड़ गई है। तो पंजाब के होम्योपैथिक वज़ीर आला को किससे जान का खतरा है कि वो असलहा लाइसेंस मांग रहे हैं। बुज़दार साहब ने तो शायद लोग उनके बारे में समझते कि उन्होंने कभी मक्खी ना मारी हो, मगर अब उनको असलहा लाइसेंस चाहिए, तो उनका असलहा लाइसेंस हासिल करना खासा खैरत अंगेज है। अब या तो उन्हें किसी से खौफ है, जान का खतरा है, या फिर उन्होंने आने वाले हालात का अंदाजा कर लिया कि कुछ भी हो सकता है, तो तैयारी होनी चाहिए। तो इस हवाले से मेरे यूट्यूबर दोस्त बहुत सी कहानियां आपके सामने पेश करेंगे। मुझे आप दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसर के साथ। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।